डियर स्टूडेंट्स, आज आप गवर्नमेंट बजट की सेकेंड लास्ट मीन्स फोर्थ क्लास पे पहुंच चुके हो. दिस इज क्लास नंबर 4 नाउ. यू हैव टू गो फॉर द गवर्नमेंट बजट पे चल रहे हैं. अब सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं. एक बचा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट और एक बचा है टाइप्स ऑफ बजट डेफिशिएंट. जैसे आपने कहते हैं टाइप्स ऑफ बजट, बैलेंस और अनबैलेंस, वैसे ही हमारा एक लास्ट टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ बजट डेफिशिएंट. वो क्वेश्चन करने के बाद, उसके सारे डेफिनेशंस करने के बाद आपको उसका एक न्यूमेरिकल करना होगा. तो बस इसका छोटा सा दो वीडियोस और रह गई छोटी छोटी. इस बार देख लो, मैंने तुम्हारी बात मान के छोटी वीडियोस बना के भेजा है. कोई घंटे की वीडियोस नहीं बन रही हैं. अब हम ऐसे ही करा करेंगे, 30-40 मिनट्स की वीडियो बना के तुम्हें भेजेंगे छोटे टॉपिक्स की, ताकि आप भी एंजॉयबल पढ़े. पूरा एक घंटा नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, आधा घंटा तो बैठ सकते हो ना. और प्लीज ये चैप्टर याद कर लेना, क्योंकि अब हम इस वीकेंड पे मिलके आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट. पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा? री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. अब ये जो ऑब्जेक्टिव है, इसको आप खुद अगर सोचें तो खुद सोच के देख लो ना कि गवर्नमेंट का एम क्या होता है. टू रीएलोकेट द रिसोर्सेज. अब गवर्नमेंट थोड़ी करती है कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए कमाना है. तो गवर्नमेंट के दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं. सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है और इकोनॉमिक भी. सोशल का मतलब वेलफेयर भी चाहती है और इकोनॉमिक का मतलब कुछ पैसा भी कमाए, प्रॉफिट भी कमाए. तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करती है. हम इसको भी इंग्लिश में बोलेंगे, लेकिन आप पहले हिंदी में तो बोलिए कि गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करती है ताकि वो अपने इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशल मींस वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन को अटेन कर सके. इसलिए गवर्नमेंट कई चीजों पे क्या लगा देती है? टैक्सेस लगा देती है. जैसे जिन चीजों की गवर्नमेंट प्रोडक्शन को कम करना चाहती है उस पर टैक्स लगा देगी. जिसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है उस पर वो सब्सिडीज दे देगी. अभी आपने क्या देखा था लॉकडाउन में? असेंशियल सर्विसेज खुली हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट को मजबूरी में शराब के ठेके, वाइन शॉप्स भी खोलनी पड़ी, क्योंकि मैक्सिमम गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है वो कहाँ से आता है बेटा? एक्साइज टैक्सेस से आता है. तो जो शराब अल्कोहल है उससे हर स्टेट के अलग अपने जो जितना भी एक स्टेट में अल्कोहल बिकेगा उसका पूरा जो एक्साइज टैक्स होगा उस स्टेट के पास आएगा. तो सारे स्टेट्स के साथ खर्चे बढ़े हुए थे, तो उन्होंने कहा फटाफट क्या करो, वाइन शॉप्स खोल दो ताकि इनका एक्साइज बढ़ा दो, ताकि हमारी इनकम उस वक्त में आ जाए. तो समझ आ गई? तो ये गलत भी था, लेकिन कहीं तक देखा जाए तो गवर्नमेंट को इनकम भी तो चाहिए थी ना, पैसे. तो आ जाइए अब यहाँ पे. तो गवर्नमेंट क्या कहती है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. शुरुआत क्या करेंगे, कैसे करेंगे? थ्रू द बजट पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स टू क्या चाहेगा? रीएलोकेट द स्केयर रिसोर्सेज. कौन से रिसोर्सेज? स्केयर रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू इट्स इकोनॉमिक. इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया? आपको पता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल मतलब वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग. तो नंबर 1 कैसे गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज. मतलब क्या होगा कि टू एनकरेज कि कुछ चीजों की जो गवर्नमेंट क्या चाहती है, प्रोडक्शन को एनकरेज करना चाहती है कि आप इस चीज को ज्यादा कंज्यूम करें. जैसे मिल्क हो गया, सब्सिडीज ऑन गैस हो गया, पेट्रोल हो गया. तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या चाहती है? इनकी एनकरेज चाहती है, प्रोडक्शन बढ़े, इन्वेस्टमेंट्स बढ़े इन सेक्टर्स में. तो गवर्नमेंट क्या देगी? सब्सिडीज देगी. वेरी गुड. और कुछ चीजों की कंजम्पशन को गवर्नमेंट कम करना चाहती है, जैसे अल्कोहल हो गया, तंबाकू हो गया, तो इसमें वो क्या लगा देगी? टैक्सेस लगा देगी. तो चलिए आ जाइए. तो क्या देखा आपने यहाँ पे? कई चीजों क्या चाहती है गवर्नमेंट? टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज टू. सब्सिडीज किसको दे दी जाएगी? टू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. जैसे गवर्नमेंट क्या करती है? खादी पे, खादी प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट क्या देती है? सब्सिडी देती है.
डेयरी मिल्क स्कीम पे गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है। एलपीजी पे गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडीज देती है। और इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या चाहती है, टू डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कमोडिटीज लाइक एल्कोहल हो गया तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, इसमें गवर्नमेंट क्या लगा देगी, टैक्सेस। टबैको पे गवर्नमेंट क्या लगा देगी, टैक्सेस लगा देगी। सिगरेट्स पे टैक्सेस लगा देगी। तो पहला पॉइंट क्या रहे, अच्छा दूसरा क्या रहेगा इसके अंदर, पहले हम इसको भी देख लेते हैं एक बार, आ जाइए। दूसरा क्या है कि कई चीजों सेक्टर्स में गवर्नमेंट क्या आती है, डायरेक्टली आती है, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इफ प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्टली आके प्रोड्यूस करेगी। आ जाइए एक बार हम इसको पढ़ते हैं आराम से। पहला पॉइंट पढ़िए, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट थ्रू इट्स बजट पॉलिसी एम्स टू रीएलोकेट द रिसोर्सेज। क्या चाहती है, रीएलोकेट द रिसोर्सेज। लेकिन गवर्नमेंट के दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी होता है और सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है। प्रॉफिट भी चाहिए गवर्नमेंट को और वेलफेयर भी चाहिए। इसके लिए वो दो स्टेप में काम करेगी। पहला तो देखो, जब वो डायरेक्टली नहीं आ सकती प्रोडक्शन में, गवर्नमेंट थोड़ी शराब बनाना शुरू कर देगी। तो जिन सेक्टर्स में गवर्नमेंट नहीं आ सकती वहां पे वो कंसेशन देना शुरू कर देगी या इम्पोजिशन ऑफ टैक्स लगा देगी। तो जिन सेक्टर्स में डायरेक्टली नहीं आ रही है, तो देखिए, तो जिन सेक्टर्स में डायरेक्टली नहीं आ रही है, भैया ये हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर्स नहीं है, तो वहां पे वो कैसे करेगी, प्राइवेट को एनकरेज करेगी। एनकरेज द इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट तुम्हें कंसेशंस दे देगी, सब्सिडीज दे देगी, ताकि आप उन चीजों को प्रोड्यूस करिए, उन चीजों को कंज्यूम करिए, जैसे खादी प्रोडक्ट्स हो गया, डेयरी मिल्क स्कीम हो गया, एलपीजी गैस हो गई आपकी। कई चीजों को गवर्नमेंट कहती है कि प्राइवेट वाला जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कम बनाए, ठीक है, गवर्नमेंट को तो इनकम आ रही है, लेकिन वो चाहती है कम बनाए। तो डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कमोडिटीज, कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल कमोडिटीज लाइक अल्कोहल हो गया, तंबाकू, सिगरेट्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या लगा देगी, टैक्सेस लगा देगी। फिर समहाउ गवर्नमेंट ने तो क्या किया, तुम्हें रोक दिया या तुम्हें बढ़ाया प्राइवेट को। अब कई सेक्टर में जहाँ प्राइवेट आना ही नहीं चाहता, उसको लगता है यार ये बड़ा बखेड़ा है, तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती उसको समय आना, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, तो इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो प्राइवेट विल नॉट कम। तो गवर्नमेंट को तो आना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का वेलफेयर मोटिव भी तो है ना। तो समटाइम गवर्नमेंट विल directly participate in production of these goods and services if in these sector the private does not take the interest। तो पहला पॉइंट याद हो जाएगा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो गवर्नमेंट दो तरह से रीएलोकेशन करती है, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज के जरिए, और डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे करती है, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज टू एनकरेज द प्रोडक्शन, गवर्नमेंट हमारे को क्या देगी, सब्सिडीज। टू डिस्करेज द प्रोडक्शन, गवर्नमेंट क्या करेगी, इम्पोज द टैक्सेस। तो किसके लिए हुआ, ये प्राइवेट के लिए हुआ। कई बार वो क्या करती है, डायरेक्टली प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज इफ द प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट। अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता इन सेक्टर्स में, और ये सेक्टर्स को डेवलप करना जरूरी है, तो गवर्नमेंट आती है कि मैं खुद इस काम को करूंगी। तो गवर्नमेंट ने टेकन द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं, कौन से, टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज, और दूसरा डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। द सेकंड, अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, ये भी बहुत आसान है। इनइक्वालिटीज का मतलब है डिस्पैरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्पैरिटीज को कम करना। अब अमीर तो बहुत ज्यादा अमीर है, तो रिच पे वो क्या लगा देगी, टैक्स लगा देगी, कि तूने लग्जरी चीजें लेनी है ना, तुझे बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी है, तूने गोल्ड लेना है, तूने ये लेना है, तूने वो करना है, तो उस पर तुझे टैक्स पे करना होगा। गरीबों को क्या देगी, सब्सिडीज प्रोवाइड करना शुरू कर देगी। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट विल टेक फ्रॉम द रिच क्लास and distribute or give the help to the poor class। तो हो गया ना, तो reducing inequalities in the income कैसे होगा, by distribution of income। तो कैसे होगा, imposing high taxes on rich class, बोलो
high taxes on rich class, providing subsidies to poor class, taxes to rich class, subsidy to poor class। तो इससे क्या होगा, डिस्पैरिटीज कम हो जाएंगी। तो इसको आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, आज इसको भी देखते हैं हम लोग। तो गवर्नमेंट कैसे करेगी, गवर्नमेंट ऑल्सो aims to redistribute the income by imposing taxes on rich persons and spending more on the poor persons to increase their welfare। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट एबल टू रिड्यूस द, क्या रिड्यूस करेगी, इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। गुड, आपने मेरे साथ सॉरी दो पॉइंट्स कंप्लीट किए। आपने मेरे साथ 2 पॉइंट्स कंप्लीट करते हुए ये देखा कि पहला पॉइंट बताओ, ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट द रिसोर्सेज टू अचीव द, क्या अचीव करना चाहती है, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। 2 तरीके से करेगी, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। एनकरेज द इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट तुम्हें क्या देगी, सब्सिडीज। डिस्करेज, तो गवर्नमेंट पे क्या लगा देगी बेटा, टैक्सेस लगा देगी। आ जाओ सेकंड पॉइंट, जहां पे प्राइवेट नहीं आता वहां पे गवर्नमेंट खुद आ जाएगी कि चलो भैया प्राइवेट नहीं आ रहा तो आई विल प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड पॉइंट कौन सा किया, रिड्यूसिंग द inequalities in the income and wealth, तो government also wants to reduce the inequalities, disparities in the income and wealth, so it will impose high taxes on the rich class and provide subsidies to the poor class for their increased welfare। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या रिड्यूस कर दी जी, इनकम इनइक्वालिटीज कम कर दी। तीसरा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये आप मेरे साथ कर चुके हो। स्टेबिलिटी का मैं आपको बाद में बताऊंगी, मतलब स्टेबल का मतलब होता है कोई इन्फ्लेशन और कोई डिफ्लेशन ना हो, नो इन्फ्लेशन एंड नो डिफ्लेशन शुड बी देयर। तो याद करो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी बड़ी स्टेबल रहे, कोई भी जो फ्लक्चुएशंस हो रही है ऊपर नीचे वो अवॉइड करना चाहते हैं। तो फ्लक्चुएशन ऊपर का मतलब हमारी इकोनॉमी बूम पे जा रही है, ऊपर का मतलब बूम जा रही है, बूम का मतलब इन्फ्लेशन। तो कौन सा बजट लगाओगे, Which budget is going to be support the inflation? कौन सा बजट लगाया जाएगा इन्फ्लेशन में, अपने बताइए, मुझे नहीं पता, बताओ। Which budget is to be followed in the period of inflation? Surplus budget. And which budget is followed in the deflation? D, deflation और deficit, ऐसे याद कर सकते हैं, deflation and deficit। तो डिफ्लेशन के साथ डेफिसिट बजट, तो डी के साथ डी रहेगा, एस के साथ आई आ जाएगा। तो सरप्लस इन्फ्लेशन में काम करेगा, डिफ्लेशन में डेफिसिट बजट, तो डी के साथ आप याद रख लेना, आ जाएगा। तो क्या लिखोगे आप, गवर्नमेंट यूज टू प्रिवेंट, चाहती प्रिवेंट करना, गवर्नमेंट यूज टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करना चाहती है वो, all types of fluctuations, all type of business fluctuations in the form of, किस फॉर्म में, in the form of inflation and deflation। इन्फ्लेशन में क्या होगा, याद रखना, राइजिंग प्राइस, और डिफ्लेशन में क्या होगा, फॉलिंग प्राइस। अब राइज प्राइस कब होगा, जब इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, आपकी एग्रीगेट डिमांड्स बढ़ी हुई हैं। यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। अभी लॉकडाउन के बाद हमारी इकोनॉमी में क्या आएगा, डिफ्लेशन आएगा, क्योंकि कैश सर्कुलेशन खत्म हो चुका है, तो गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा। अब इकोनॉमी में गवर्नमेंट के पास कुछ टाइम तक टैक्सेस कम हो जाएंगे और गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ रुक चुकी है, लोगों के पास कैश सर्कुलेशन खत्म हो चुका है,
तो यहाँ पे लोगों की डिमांड्स अभी फिलहाल, अब तुम देखो गाड़ियाँ क्या खरीद सकते हो इतने आराम से, मोबाइल चेंज कर सकते हो इतने आराम से, 60,000 का मोबाइल है पहले, उसको आपको 2-3 महीने का जो आपको लॉस हुआ है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको 2-3 महीने आगे जाना पड़ेगा। तो एटलीस्ट ये 6 महीने का हमारा जो सर्कुलेशन इकॉनमी 6 महीने मतलब रुक गई थी, तो कम से कम ये 6 साल पीछे हो गई अब हमारी इकॉनमी। तो ये बहुत बड़ा झटका है, कोई मजाक नहीं। हम तो बड़ा खुश हो रहे हैं, लॉकडाउन है जब घर बैठे हैं। इस वक्त हमारी इकॉनमी में किस जगह पे जा रही है, डिफ्लेशन में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कौन सा बजट फॉलो करेगी, डेफिसिट बजट फॉलो करेगी। नाउ गवर्नमेंट हैव टू स्पेंड मोर व्हिच विल रिड्यूस द टैक्सेस। और जब इकॉनमी ठीक थी तो किस में जा रही थी वो, इन्फ्लेशन में। तो यहाँ पे क्या देखा, गवर्नमेंट यूज टू प्रिवेंट ऑल टाइप ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशंस इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब राइजिंग प्राइसेस, एंड डिफ्लेशन का मतलब है फॉलिंग प्राइसेस। तो गवर्नमेंट क्या फॉलो करेगी, आ जाइए। So, surplus budget should be followed during inflation, and the last is deficit budget in deflation. आप मेरे साथ क्या लिखा आपने, गवर्नमेंट प्रिवेंट्स ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशंस। Government prevents all type of business fluctuations in the form of inflation and deflation. कोई पूछे what is the meaning of inflation? Rising prices. Deflation, falling prices. तो surplus budget will be followed in the period of inflation. In surplus budget क्या होता है, जब गवर्नमेंट के रिसिप्ट ज्यादा होंगे और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होगा। डेफिसिट बजट विल बी फॉलोड इन अ पीरियड ऑफ डिफ्लेशन, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स कम होंगी। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आता है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस which are established by the government। देखो बहुत सारी ऐसी पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, जैसे रेलवेज हैं, बहुत ज़्यादा, तो खैर सेक्टर्स कम हो गए गवर्नमेंट के पास, 3 सेक्टर्स ही रह गए हैं, डिफेंस वगैरह रह गया है। तो लेके कभी गवर्नमेंट के पास 17 इंडस्ट्रीज थी जिसमें गवर्नमेंट ने मेजर रोल प्ले करती थी। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि इकोनॉमी में इनइक्वालिटीज कम हो जाए, गवर्नमेंट में वेलफेयर मोटिव बढ़ जाए। तो आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है, रेलवेज अपने हाथ में रखा हुआ है, डिफेंस अपने हाथ में रखा हुआ है, टू प्रमोट द सोशल वेलफेयर। तो मैनेजिंग द पब्लिक एंटरप्राइज, तो क्या लिखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस आर एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। किसके लिए? फॉर सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो किसके लिए होता है और गवर्नमेंट को क्या देती है? एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड्स financial help to these enterprises through its budget। अपने बजट से गवर्नमेंट इनको क्या करती है? पैसा निकाल के देती है ताकि इनकी फाइनेंशियल मदद कर सके इन केस दे आर गोइंग इनटू द लॉसेस। इन केस दे आर गोइंग इनटू द लॉसेस, तो याद रखना बड़ा इजी है। 4 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट रीएलोकेशन, इसमें 2 थे, टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज, और नंबर 2 डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी, हाई टैक्सेस ऑन द रिच क्लास एंड प्रोवाइड द सब्सिडीज टू द पुअर क्लास। थर्ड पॉइंट कौन सा था आपका? हाँ जी, रिड्यूसिंग हो गया। फिर सरप्लस बजट टू बी फॉलोड इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन, डेफिसिट बजट, डिफ्लेशन। तो क्या लिखा था उसकी हेडिंग? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। Government try to avoid all kinds of fluctuations in the form of inflation and deflation and promotes stability in the business. Very good. And the last is managing of the public enterprises. A large number of public enterprises which are managed by the government. When government provides the financial help to these enterprises from its budget. अगर लॉस में भी जाएंगे तभी गवर्नमेंट इनको चलाएगी। फिर क्या रहेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या रहेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ। अब तुम्हें पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ
इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है बेटा? डिपेंड्स ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी डिपेंड करती है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप सेव करोगे तो सेव कब करोगे? जब हमारी इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी। सोचो, हमारी इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी तो हमारी सेविंग्स भी बढ़ेगी। जब सेविंग्स बढ़ेगी तो आप आगे इन्वेस्ट करेंगे, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि नेशनल इनकम तेजी से बढ़ना, और नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए आपको अपनी सेविंग्स को बढ़ाना पड़ेगा। सेविंग्स बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम ऑटोमेटिकली ही बढ़ेगी। एंड जिस कंट्री का सेविंग इन्वेस्टमेंट हाई होता है उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हाई होती है। आ जाइए, तो कहता है डिपेंड्स। फॉर दिस हम क्या करेंगे? फॉर दिस budget aims to mobilize the sufficient resources. किसके लिए? For investment in public sector. तो for this गवर्नमेंट कहती है कि हम बजट बनाएंगे ताकि we can mobilize, हम ज्यादा रिसोर्सेज को शिफ्ट कर सके in the investment of public sectors, public sectors. और यहाँ पे आप क्या देखेंगे? तो therefore government makes various provisions. गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोविजन बना के चलती है। किसके लिए? to raise the, याद रखना, overall rate of savings and investments. तो क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट? इकोनॉमिक ग्रोथ। Economic growth means continuous rise in the national income of the country. And to promote the economic growth, we have to raise the rate of savings and we have to raise the rate of investment. So government through its budget policy aims to increase the overall rate of savings. अपनी इकोनॉमिक इनकम को बढ़ाने के लिए आपको अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए आपको सेविंग्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और छोटा सा लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, और वो कौन सा है? रिड्यूसिंग। लास्ट पॉइंट रहेगा आपका, कौन सा रहेगा? रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। तो गवर्नमेंट देखो, अब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जो तुम्हारी कॉर्पोरेट सेक्टर खुद आता है कि मैं यहाँ पे काम करूंगा, और कुछ एरियाज क्या रह जाएंगे? कुछ एरियाज डेवलप्ड हो जाएंगे और कुछ एरियाज निग्लेक्ट हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है गवर्नमेंट चाहती है कि जो एरियाज में आ रहे हैं वहां पे टैक्स लगा दो। कहती है जिस एरिया में प्राइवेट खुद आ रहे हैं, दिल्ली में हर चाहता है कि भैया मानेसर में आ जाओ, गुड़गांव आ जाओ, नोएडा आ जाओ, ये एरियाज उभर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत रश हो गया है, तो गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को महंगा कर दिया। अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बिल्कुल बैकवर्ड है, बिहार है, उड़ीसा है, असम है। गवर्नमेंट कहती है जो जगह वहाँ इंडस्ट्री लगाएगा ना, हम उसको क्या देंगे? सब्सिडीज देंगे। जो मानेसर जब नहीं डेवलप हो रहा था तो गवर्नमेंट ने बहुत सस्ते रेट्स पे वहाँ पे जमीनें प्रोवाइड करनी शुरू करी। जब गुड़गांव नहीं डेवलप हुआ था तब गवर्नमेंट ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ते रेट पे डेवलप करने की कोशिश की और वहाँ पे लोगों को सब्सिडीज दी, सस्ती लैंड्स दी, सस्ती कंस्ट्रक्शंस दी, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, टैक्सेस भी, कंसेशंस दिए। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि वो एरियाज भी डेवलप हो, तो उनको हमने क्या कह दिया? कनेक्टिंग एरियाज, नेशनल कनेक्टिंग एरिया, एनसीआर एरियाज, इसे तो कहते हैं कि वो एरियाज ऐसे डेवलप ना होते। बट गवर्नमेंट ने कहा तुम आओ तो सही, तुम वहाँ पे काम शुरू करो, आप वो एरिया डेवलप होंगे। तो गवर्नमेंट ने देखो कितने अच्छे अच्छे हाईवेज भी बना दिए, जिससे हम कनेक्टिविटी भी अच्छी हो गई। तो गवर्नमेंट क्या प्रमोट करती है? बैलेंस ग्रोथ करती है। तो रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज कैसे? थ्रू इट्स टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट विल एनकरेज, यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, एनकरेज द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज। कि जो एरियाज इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, अगर आप वहां पे जाके क्या करेंगे? इंडस्ट्रीज को लगाएंगे तो आपको क्या दिया जाएगा? टैक्स कंसेशंस दिए जाएंगे और सब्सिडीज दी जाएंगे। तो दिस फिनिशेस योर टॉपिक। ऑब्जेक्टिव्स हमने खत्म किए हमारे, और सिर्फ कितने ऑब्जेक्टिव थे? 6 ऑब्जेक्टिव थे। आ जाइए फटाफट। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बोलिए रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें 2 पॉइंट्स आएंगे।
टैक्स कंसेशन, सब्सिडीज, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज ऑफ द इनकम एंड वेल्थ, कैसे होगा, इम्पोजिंग हाई टैक्सेस ऑन द रिच क्लास, प्रोवाइड द सब्सिडीज टू द पुअर क्लास। तीसरा पॉइंट, स्टेबिलिटी मेंटेन करना, अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ फ्लक्चुएशंस एंड मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। कैसे, गवर्नमेंट विल follow the surplus budget during inflation, deficit budget during deflation. फिर managing the public enterprises, there are large number of enterprises which are managed by the government, और गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करती है बच्चे जी, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है, कहाँ से, बजट से। अगर रेलवे लॉस में भी जाएगा तो गवर्नमेंट उसको पूरा सपोर्ट करेगी। अच्छा, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस राइज इन द नेशनल इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, यू हैव टू इंक्रीज योर ओवरऑल रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट क्या चाहते हो, रिड्यूसिंग रीजनल disparities, so government will reduce these regional disparities and encourage the producers to make more investment। कहाँ पे, जो areas economically backward areas है। And now the fifth class will be there very soon, and that will be last class for you. The chapter will be over, and we are waiting for the weekend to meet you. Bye.